हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको पता होगा, कल हमारे नए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जिनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित, जो कि हमारे 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। आपको लेफ्ट में दिख रहे होंगे, ये है हमारे जस्टिस यू ललित। और यहाँ पर है 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है जस्टिस RV रमन्ना। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है और कैसे बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है। क्या ऐसे कोई जजेस हैं जिनको अब तक रिमूव किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि कौन से आर्टिकल मेंशन किया गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर्टिकल 124 बोलता है कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि चीफ जस्टिस होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सबसे हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है। अगर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट में हमारे पास कितने हैं, 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, 34 जजेस हैं हमारे पास प्रेजेंट में। उनमें से एक हमारे कौन है, CJI है। ठीक है, और 33 क्या है, अदर जजेस हैं उसमें। अपॉइंटमेंट के बारे में अगर बात करें तो हर एक जो जज होता है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है, मतलब वही साइन करते हैं। ठीक है, और वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के साथ और हाई कोर्ट के साथ, और जिनको कौन सा ऐसे लगता है। और जो उनकी हाईएस्ट एज होती है जब तक 65 ईयर्स वो अटेन नहीं कर लेते, या फिर टेन्योर ऑफ 5 ईयर साल का ये कंप्लीट नहीं कर लेते, 5 ईयर टेन्योर कंप्लीट नहीं कर लेते, या 65 ईयर तक की एज अटेन नहीं कर लेते। इन दोनों में से अगर जो भी पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग ये अपने पोजीशन को छोड़ देंगे, कोई नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पास बन जाएगा। इसको रिलेटेड अब 3 के कंट्रोवर्सीज भी आती हैं कि क्या कंट्रोवर्सीज थी अपॉइंटमेंट को लेके। इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आते हैं, 3 जजेस केस आते हैं। इनमें क्या है, फर्स्ट जजेस केस आता है 1981 में। इसमें क्या बोला गया था कि अगर हमने अपॉइंटमेंट करनी है CJI की, तो उसके लिए जो बाइंडिंग होगी, जो अगर सुप्रीम कोर्ट की जो कंसल्टेशन होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट उसको माने ना माने उनकी मर्ज़ी है, ये फर्स्ट जज केस में बोला गया था। बट इसको फिर से रिवर्ट किया गया सेकंड जज केस में जो हुआ था 1993 में। उन्होंने ये बोला था कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसको रेकमेंड करेगा उसको प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। और जो CJI है वही सोल अथॉरिटी है ये सारा जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, कि वो इनिशिएट करेंगे कि अपॉइंटमेंट किसकी करनी है। और अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए CJI और प्रेसिडेंट के बीच में कि किसी बद्दू किसको बनाना है या किसको नहीं बनाना है, तो उसमें जो सोल अथॉरिटी होगी वो CJI की ही होगी। इसके बाद हमारा आता है थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस में क्या बोला, और इसमें सेकंड जज केस में एक और बात बोली गई थी कि CJI को कंसल्ट करना पड़ेगा 2 चीफ सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, कि मतलब ये तीनों मिलके अपॉइंट करेंगे, मतलब तीनों मिलके बताएंगे कि कौन है अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। बट थर्ड जज केस में क्या हुआ था, ये जो 1+2 मेंबर वाला सिस्टम था इसको चेंज करके 1+4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिया गया था, कि अब एक 5 मेंबर बॉडी बनाया जाए जो कंसल्ट करेगी, कि जो बताएगी कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया जाए। ये सब 3 जजेस केसेस में था। उसके बाद आगे क्या अटैम्प्ट किए गए थे हमारे अपॉइंटमेंट को या अपॉइंटमेंट सिस्टम को ज़्यादा रिफॉर्म करने के लिए। एक अटैम्प्ट किया गया था जिसमें नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाया गया था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NJAC, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको बनाया गया था 2014 में बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, कि जहाँ पे बोला गया था कि एक बॉडी बनाई जाएगी जिसको सारे मिलके, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट भी हो, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनके साथ कुछ मेंबर्स होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था 2015 में। उन्होंने ये बोला था कि इससे क्या होगा, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है उस पर थोड़ा सा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बाहर का मेंबर आके
यहाँ पर इंटरफेयर करेगा तो इससे क्या रहेगा कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। तो इसलिए इसको फिर रद्द कर दिया गया था 2015 में। तो ये पता होना चाहिए कि आपको जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। तो उसको तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी, 99th अमेंडमेंट हुई थी, जो हुई थी 2014 में। होप सो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब इसका क्रक्स क्या है। पहला तो ये है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है ये ऑब्लिगेटरी होती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। जो भी सीजीआई का ओपिनियन होगा वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, और जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग है, ठीक है। और जो ओपिनियन ऑफ द सीजीआई है वो तभी माना जाएगा जब वो कंसल्ट करेंगे कॉलेजियम होता है एटलीस्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ साथ। और अगर इन 4 में से अगर 2 जजेस भी अगर वो ओपिनियन अगेंस्ट में ओपिनियन देते हैं तो वो रिकमेंडेशन को आगे सेंड नहीं करेंगे। तो इतना सा बात है कि जो भी अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्टेशन करेंगे तो वो सीजीआई को बाइंडिंग होनी चाहिए। और आगे क्या है कि जो सीजीआई को जो बाइंडिंग कंसल्टेशन भेजेगी वो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज होने चाहिए और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए। और अगर उनमें से 2 भी अपनी बात को मतलब उस बात को नहीं मानते हैं तो वो रिकमेंडेशन आगे नहीं भेजी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो क्राइटेरिया के बारे में हमारे आर्टिकल 124 और क्लॉज 3 मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी क्राइटेरिया है जज को अपॉइंट करने के लिए। पहला तो है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और दूसरा क्या है कि एटलीस्ट वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के 5 साल तक, मिनिमम 5 साल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि अलग अलग कोर्ट्स के जज रह चुके हों, बट वो सक्सेशन में रहना चाहिए कि 2 साल अगर एक कोर्ट के जज रहे, सपोज करो कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे, फिर वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के भी रह गए 3 साल तक जज, तो मिला के 5 ईयर हो जाता है। तो मतलब ये सक्सेशन में होना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, 5 साल तक वो क्या 5 ईयर्स तक क्या रहना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट। और दूसरा क्या है कि वो एटलीस्ट 10 ईयर्स तक वो एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के। तो इसका भी वही है कि अगर एडवोकेट हैं तो वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में एडवोकेट हो सकते हैं। तो 2 रिक्वायरमेंट है इसके लिए कि हाई जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स एंड एडवोकेट फॉर मोर देन 10 ईयर्स ऑफ हाई कोर्ट। और वो क्या होना चाहिए कि वो प्रेसिडेंट की जो ओपिनियन में वो क्या हुआ एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होने चाहिए कि जिनको जुडिशरी की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया है कि कौन कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी है एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि हमने अब देख सब कुछ पढ़ लिया कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अब हम बात करेंगे कि उनका रिमूवल कैसे किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 124 क्लोज 4 मेंशन किया गया है कि कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको रिमूव किया जा सकता है। सो पहला है कि वो उनको तभी रिमूव किया जा सकता है जब कोई ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट जो एड्रेस किया जाएगा हर एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, ठीक है। और उसको सपोर्ट होनी चाहिए मेजोरिटी की, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब 2/3 से नीचे मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर 2/3 बंदे बोलते हैं कि अलग अलग कोर्ट में, पहले 2/3 हम देखेंगे लोकसभा में एंड 2/3 सिमिलरली देखा जाएगा राज्यसभा में। अगर दोनों ये जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस है ये मान लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ गलत काम किया है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम किया है या उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है, तो फिर उनको जब ये सारी पास हो जाएगा, पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे, फिर 2/3 वोटिंग होगी लोकसभा में, उसके बाद होगी राज्यसभा में। तो उसके बाद जब उनको मान लिया जाएगा कि उन्होंने कुछ मिस बिहेवियर किया है या उन इनकैपेसिटी है तो उनको रिमूव कर लिया जाएगा। हालांकि ये जिसका जो प्रोसीजर है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि जो मोशन है इसको पास करना पड़ता है 2/3, जो 2/3 एक काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी है। तो अब आप बात करते हैं कि इनको सैलरीज अलाउंसेस जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो जो इनको सैलरीज दी जाती है वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। और इनको इसके फ़ंड के अकॉर्डिंग ये कितनी सैलरी ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कोई वोट नहीं कर सकता पार्लियामेंट में। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के जो ये सैलरीज है खुद डिसाइड करते हैं, ये चाहे 2 लाख रहे हैं, 3 लाख ले रहे हैं या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो इनको वोटिंग पर नहीं रखा जा सकता कि सैलरीज इतनी क्यों ले रहे हैं। और जो इनको अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अगर कोई भी जज है तो रिटायरमेंट के बाद ये किसी भी दूसरे कोर्ट में या कोई प्राइवेट वर्क अपना शुरू नहीं कर सकते कि ये नहीं कोई रिटायर हो गया उसने अपना खुद का प्राइवेट वर्क शुरू कर दिया तो ये आगे अपना कोई काम नहीं कर सकते। तो ये रिमूवल के ग्राउंड होते हैं, काफ़ी इजी हैं, बस प्रेजेंट पास करेंगे, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेज में। अगर वो पास हो जाती है तो उनका जो वैसे इम्पीचमेंट ही बोल देते हैं, इम्पीचमेंट का काम है आगे बढ़ जाता है।
और जो उनकी सैलरीज होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर दी जाती है, उनको वोटिंग नहीं होती। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके ऊपर वोटिंग होती है पार्लियामेंट में या नहीं होती। तो इनमें कोई वोटिंग नहीं होती पार्लियामेंट में। और ये अगर रिटायरमेंट के बाद कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते प्राइवेट, या कोई और काम नहीं कर सकते जो जुडिशरी से रिलेटेड होगा। अब बात करते हैं कि कोई ऐसे जज हैं जिनको आज तक अपने टेन्योर के अकॉर्डिंग दौरान रिमूव किया गया है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीरास्वामी रामास्वामी जी, जो जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ये फर्स्ट जज थे जिनके अगेंस्ट जो ये प्रोसीडिंग थी ये शुरू की गई थी। हालांकि प्रोसीडिंग्स के बाद क्या हुआ था, मतलब कि इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान इतने ज़्यादा घोटाले किए थे या कुछ भी बोल लो, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो जब इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला सुप्रीम कोर्ट को, जब या पार्लियामेंट में पता चला, तो इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट शुरू करी गई थी। बट जब इम्पीचमेंट शुरू करी गई थी तो ये जो लोकसभा में है, लोकसभा में इनको रिमूवल के लिए शायद 220 वोट चाहिए थी, बट इनके अगेंस्ट 196 वोट्स ही आई थी। सो वहीं पर इनकी जो रिमूवल प्रोसेस थी उसको रोक दिया गया था। सो इसके बाद भी कई जजेस आए थे, लेकिन फर्स्ट जज ये थे। ठीक है, तो आज तक ऐसा कोई जज नहीं है जिसको इम्पीच किया गया है अपने टेन्योर के दौरान। ये थी हमारी वीडियो आज, सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के बारे में, कौन कौन से 3 जजेस केस थे, कैसे कैसे उनका रिमूवल किया जाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं कुछ एक नई सीरीज़ के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, होप सो आपको वो भी पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक अच्छी सी वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।